दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप केडीवी लाइव की व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से आसानी से जुड़ जाएंगे। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फिर फेसबुक पेज पर आसानी से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह ने बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों का राज्यसभा कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो गया। इससे पहले कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों की तारीफ की थी। इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई थी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और लोगों की सेवा में नकवी और आरसीपी सिंह के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री की सराहना के बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी थी कि दोनों की मंत्री जल्द ही इस्तीफा दे देंगे। जब मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे और राज्यसभा में भाजपा के उपनेता भी थे। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी मुख्तार अब्बास नकवी को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार या फिर किसी बड़े राज्य का राज्यपाल बना सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आपात सेवाओं के लिए अब लोगों को सिर्फ एक नंबर यानी कि 112-112 ही डायल करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आपातकाल की स्थिति में मदद के लिए डायल 112 की सेवा की शुरुआत की है। डायल 112 के बाद अब बिहार में कहीं भी एम्बुलेंस की ज़रूरत हो या फिर फायर ब्रिगेड की या पुलिस से शिकायत करनी हो या फिर कोई भी मदद चाहिए सरकारी मदद, तो अब इसके लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। जब बस एक ही नंबर डायल 112 सभी तरह की इमरजेंसी सेवाओं में मदद मिलेगी। जब बिहार इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए एक नंबर करने को लेकर के बिहार में लगभग 1 साल से काम किया जा रहा था। जब पटना समेत कुछ जिलों में इसका ट्रायल चल रहा था जिसके रिजल्ट काफी बेहतर रहे, जिसके बाद अब बुधवार से इसकी विधिवत शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में आपातकालीन सेवाओं के लिए एकीकृत नंबर 112 को बुधवार को ही सुबह 11:30 पर लॉन्च किया। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी हैं तो फिर आपके लिए बड़ी खबर आई है, जहां अब सरकार इस योजना को बंद कर सकते हैं। दरअसल विभाग ने इसके लिए सुझाव दिया है, जिसके बाद सरकार अब इस योजना को बंद करने की प्लानिंग कर रही है। दरअसल कोरोना काल में देश में गरीब परिवार के आय का साधन खत्म हो गया था, जहां ऐसी स्थिति में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKY के तहत फ्री में राशन अनाज की सुविधा शुरू की थी, जो सितंबर महीने तक बंद हो सकती है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि इस योजना को सितंबर महीने से आगे नहीं बढ़ाया जाए। विभाग का कहना है कि ये योजना देश पर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। ये देश की वित्तीय सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। जब पिछले महीने पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी कम करने से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राजस्व पर पड़ा है। जहां अगर आगे राहत दी गई तो फिर वित्तीय बोझ और बढ़ेगा। जहां अब महामारी का प्रभाव खत्म हो गया है तो फिर फ्री में राशन की सुविधा को बंद कर दिया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि PM किसान योजना के तहत लाभ उठाने वाले किसानों के लिए काम की खबर आई है। जहां अगर किसी ने फर्जी तरीके से PM किसान योजना का फ़ायदा लिया है या फिर ले रहा है तो उसे किस्त के पैसे वापस करने होंगे। जी हां, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार अब सख्त हो रही है। इस बार सरकार इस योजना को लेकर के सख्ती दिखा रही है। अब इस योजना के तहत गलत तरीके से किस्त उठाने वाले लोगों की खैर नहीं है। इन किसानों से वसूली की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाखों किसानों ने 11वीं किस्त के तहत फर्जी तरीके से पैसे उठाए हैं। जब फर्जीवाड़े में पति पत्नी से लेकर के मृतक किसान, टैक्स पेयर, पेंशनधारी, गलत खाते में धनराशि, फंड ट्रांसफर गलत आधारित आदि के मामले शामिल है। तो ऐसे में अगर आप भी गलत तरीके से PM किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो फिर ऐसे किसानों की पहचान करके उससे पैसे वापस लिए जाएंगे, आपसे पैसे वापस लिए जाएंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण बिहार में भी हालात बिगड़ रहे हैं। जहाँ कोसी सीमांचल क्षेत्र की कई छोटी बड़ी नदियां जलमग्न है। जहाँ नदियों में उफान के कारण पानी अब गांव में प्रवेश कर चुका है। कई इलाकों में लोग बेघर हो गए हैं, जबकि कई जगहों पर गाँव का संपर्क मुख्य सड़क से कट गया है। तो चलिए बात करते हैं कोसी सीमांचल के जिलों के हालात के बारे में। तो सबसे पहले किशनगंज के हालात के बारे में बात करें तो किशनगंज के बहादुरगंज में कई गाँव कटाव की मार झेल रहे हैं। जहाँ निसंदरा पंचायत के खाड़ी टोला मुसलडंगा गाँव अब भयानक कटाव की चपेट में है। कटाव से अब तक 3 परिवारों के घर नदी की धारा में समा चुके हैं। कई परिवार अपने अपने घरों को तोड़ करके समेटने में लगे हैं और पलायन कर रहे हैं। वहीं महानंदा नदी से हुए कटाव ने किशनगंज प्रखंड की बेलवा पंचायत को तबाह कर दिया है। अररिया जिले के बारे में बात करें तो अररिया में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। जहाँ नेपाल से छोड़े गए पानी का असर यहाँ अधिक है। जहाँ अररिया के कुर्सा काटा फॉरबिसगंज मार्ग पर परासी के आगे बने आरसीसी पुल बाढ़ का पानी दबाव के कारण ध्वस्त हो गया, जिससे फॉरबिसगंज तक जाने का आवागमन बाधित हो गया। जब बरसात में ही उफनाई नदियों से आई विनाशकारी बाढ़ में पानी के दबाव के कारण आरसीसी पुल ध्वस्त हो गया है, जिससे राहगीरों को फॉरबिसगंज जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फॉरबिसगंज प्रखंड की अधिकांश नदियां इन दिनों उफान पर है। जहां पुल नहीं है वहां लोगों को जान जोखिम में डाल करके नाव का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर से 2 साल पहले लापता हुई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने किशनगंज के खगरा रेड लाइट एरिया से बरामद कर लिया है। ये लड़की समस्तीपुर के लोकल ट्रेन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई थी, जिसे मानव तस्करों ने किशनगंज खगरा रेड लाइट एरिया में बेच दिया था। इसके बाद से ही उससे जबरन देह व्यापार का धंधा कराया जा रहा था। इस मामले में सोमवार को महिला थाने में 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल है। इस मामले में मुक्त कराई गई नाबालिगों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने कल्याणपुर समस्तीपुर के कृष्ण कुमार चौधरी और खगरा के विनोद कुमार खलीफा पर समस्तीपुर जिले से नशीली पदार्थ खिलाकर के लोकल ट्रेन से गायब करने का आरोप लगाया है। जब वहीं जबरन देह व्यापार कराने जाने के मामले में खगरा के कृष्ण खलीफा, अंजू देवी, प्रमोद खलीफा, आजाद मिनी और कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। नाबालिग ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि उसे जब किशनगंज खगरा रेड लाइट एरिया में लाया गया तब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जहां उसे सुनसान स्थल पर रख दिया गया था, जिस कारण वे ये नहीं समझ पा रही थी कि उसे किस जगह पर रखा गया है। जब 5 महीने के बाद उसे ये पता चला है कि उसे खगरा रेड लाइट एरिया में रखा गया है, जब उसे वहां नाम बदल करके रखा गया था ताकि किसी को भी कुछ भी पता ना चल सके। इस बीच पीड़ित नाबालिग लड़की को कभी इस्लामपुर पंजीपरा तो कभी गुलाब बाग तो कभी फिर किशनगंज खगरा रेड लाइट एरिया में रखा जाता था। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में घुसते ही पर्यटकों को सड़क किनारे लग्जरी ढाबा रेस्टोरेंट मिलेंगे। जब पर्यटन विभाग ने अगले 3 सालों में पर्यटन केंद्र को जोड़ने वाली सड़कों पर 160 लग्जरी ढाबा रेस्टोरेंट और अन्य सुविधा केंद्र खोलने की योजना बनाई है। इसके लिए विभाग ने पर्यटन केंद्र तक जाने वाले 23 मार्गों को चिन्हित कर लिया है। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर को जोड़ने वाली सड़कों पर विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं बिहार में पर्यटकों के लिए पूर्व पश्चिम गलियारा के रूप में चिन्हित गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रक्सौल, पूर्णिया, किशनगंज रूट पर सबसे ज्यादा 18 लग्जरी ढाबा रेस्टोरेंट जैसे सुविधा केंद्र होंगे। ये रूट सबसे लंबा है जो यूपी की सीमा से सटा होगा और बंगाल तक जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार के सभी जिले में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नाम पर मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाएंगे। ये तो आपको मालूम होगा क्योंकि पहले केडीबी लैब के माध्यम से बताया गया है। अब खबर के अनुसार बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत बिहार के सभी 38 जिलों में गरीबों को यहाँ बसाया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें 3 से 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और उनके लिए घर भी बनाया जाएगा। ये गरीबों के लिए होगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार के सहयोग से बिहार के सभी जिलों में मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत बांका जिले से की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को बिहार सरकार से दिल्ली भेजने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। जहां सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार को लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। लालू प्रसाद फिलहाल पटना के एक अस्पताल में भर्ती है, जहाँ उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हेल्थ को लेकर के बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लालू यादव
जल्द से जल्द ठीक होकर के घर लौटे। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जल्द ठीक होकर के घर लौटे। राज्य सरकार को उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो फिर बेहतर इलाज के लिए उन्हें तुरंत दिल्ली भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से कई जिलों में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गोपालगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। जब बाढ़ के हालात से निपटने के लिए गोपालगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, सुपौल में एनडीआरएफ की सभी 7 टीमों की तैनाती कर दी गई है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रूम तैयार किए जा रहे हैं। खबर के अनुसार नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार के कई जिलों की नदियों में बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गई है। इसे देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को जिलों में अत्याधुनिक साजो सामान के साथ भेजा गया है ताकि इस स्थिति पर तुरंत काबू पाया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर गैस का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, खबर के अनुसार इससे पहले तेल कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में 19 मई को बढ़ोतरी की थी। अब एक बार फिर से इसके दामों में वृद्धि करने का फैसला कर लिया है। आज से लोगों को 50 रुपये अधिक कीमत में सिलेंडर मिलेगा, यानी कि आपको पहले की तुलना में 50 रुपये अधिक देना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में फैक्ट्री लगाई जाएगी। इसको लेकर के कई कंपनियों ने औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया है। खबर के अनुसार हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बिहार में 500 करोड़ से अधिक निवेश की इच्छा जताई है। वहीं कुछ दिन पहले अडानी समूह ने भी बिहार में निवेश करने की बात कही है। जहाँ आईटीसी और पेप्सी जैसी बड़ी कंपनियां राज्य में निवेश कर चुकी है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया के एक प्लांट से एथेनॉल का उत्पादन भी शुरू हो गया है, जबकि आरा में एथेनॉल प्लांट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। वहीं HUL ने FMCG यानी कि साबुन, तेल और अन्य उत्पादकों की फैक्ट्री लगाने की इच्छा जताई है। फैक्ट्री लगाने के लिए कई कंपनियों ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल और दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों को भी देखा है। जब वहीं पटना के बिहटा में ब्रिटानिया को 15 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जबकि भागलपुर में भी राइस मिल, हर्बल और एग्रो इकाई, पशु आहार, स्टार एग्री आदि की फैक्ट्री लगाई जाएगी। दोस्तों बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में नील गायों को पालतू जानवर बनाया जाएगा। इसके लिए नील गायों पर रिसर्च का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर के बक्सर जिले के डुमरांव में शोध केंद्र खोले जाएंगे, यानी कि रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। खबर के अनुसार डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि कॉलेज की जमीन पर नील गायों को पालतू जानवर के रूप में विकसित करने के लिए अनुसंधान केंद्र खोलेगा। इसको लेकर के तैयारियां शुरू हुई है। बहुत जल्द रिसर्च सेंटर खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर्ड के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने इसके लिए 3 लाख की राशि आवंटित की है। डॉक्टर सुदेव प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया है कि नील गाय में गाय शब्द जरूर लगा है, लेकिन ये पशु बकरी और हिरण की प्रजाति का है। नील गाय में बहुत सारे लक्षण बकरी और हिरण से मिलते हैं। वहीं नील गाय की भी हिरण और बकरी की तरह 2 से 3 बच्चे के जन्म लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में कोरोना के 338 नए मरीज मिले हैं। इससे लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है और बिहार में चौथी लहर आने की आशंका दिखाई दे रही है। खबर के अनुसार बिहार में बीते 24 घंटे में कुल 1,22,402 सैंपलों की कोरोना जाँच की गई है, जिसमें से 338 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इससे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 1269 हो गई है। इस दौरान पहले से कोरोना संक्रमित 238 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के किन किन जिलों में कोरोना के 338 मरीज मिले हैं। तो बात करते हैं कि पटना में सबसे अधिक 182, भागलपुर में 30, बांका में 16 नए मरीज मिले हैं, अररिया में 2, अरवल में 1, औरंगाबाद में 3 और बेगूसराय में 7 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में 11, पूर्णिया में 1, गया में 7, गोपालगंज में 1 और जहानाबाद में 6 कोरोना के मरीज मिले हैं। कटिहार में 2, खगड़िया में 9, किशनगंज में 3, मधुबनी में 5, मुंगेर में 3 और मुजफ्फरपुर में 12 मरीज मिले हैं। नालंदा में 4, पूर्णिया में 6, सहरसा में 4, सारण में 4, सीतामढ़ी में 2, सुपौल में 8, वैशाली में 4, पश्चिमी चंपारण में 2 कोरोना के नए मरीज मिले हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजधानी पटना में जनता दरबार लगाया जाता है। जहाँ इस जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार सीधे जनता से मिलते हैं, मुखातिब होते हैं और उनकी परेशानी को दूर करने का काम करते हैं। अगर आपको भी किसी तरीके की परेशानी है तो फिर आप मुख्यमंत्री जनता दरबार से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। जहाँ खबर के अनुसार मुख्यमंत्री जनता दरबार में नीतीश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहते हैं और जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान करते हैं। इतना ही नहीं, सरकार के अफसर जनता से मिली शिकायतों पर तुरंत एक्शन भी लेते हैं। तो अगर आप पर भी कोई मुसीबत है तो फिर आप जनता दरबार जा सकते हैं। जहाँ अगर आपको भी किसी तरह की शिकायत है और आपका काम नहीं हो रहा है तो फिर आप सीधे नीतीश कुमार से मिल करके अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको जनता दरबार में जाने की अनुमति मिलेगी। जनता दरबार जाने के लिए आपको वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा और ये वेबसाइट है www.jkdmm.bih.nic.in/जनता दरबार default.aspx पर जाकर के जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए आवेदन करें। जहाँ इसके बाद आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। दोस्तों बात करते हैं कि आर्मी ज्वाइन करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर, दानापुर, गया, कटिहार में आर्मी भर्ती रैली का आयोजन होने वाला है। इसके लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2022 तक निर्धारित किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 8वीं, 10वीं, 12वीं आदि निर्धारित किया गया है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की मिनिमम एज 17 साल जबकि मैक्सिमम एज 23 साल निर्धारित किया गया है। आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो आप इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2022 के लिए आप https://joinindianarmy.nic.in/ वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पहले नोटिस को जरूर पढ़ लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार और झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली NH को चौड़ीकरण किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है तथा भूमि अधिग्रहण की परेशानियों को भी दूर कर लिया गया है। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने NH संख्या 133B को 5 हेक्टेयर जमीन का आवंटन कर लिया है। जहाँ इसे इस सड़क के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। बहुत जल्द ये सड़क 4 लेन का हो जाएगा। आपको बता दें कि ये सड़क बिहार की मनिहारी एवं झारखंड के साहिबगंज को जोड़ती है। इसके निर्माण होने से बिहार और झारखंड के लोगों को सीधा फायदा होगा और उनका आवागमन भी सुगम हो जाएगा। इसके निर्माण पर 2000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सुपौल जिला से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने यह फैसला किया है कि बिहार के सुपौल में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बिहार कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। खबर के अनुसार बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि सुपौल जिले में लोहिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा। इसके निर्माण के लिए 603 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले से साफ हो गया है कि सुपौल में बहुत जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। इस कॉलेज के निर्माण होने से यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा और बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें बिहार के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सभी राशन कार्ड वालों को आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज की सुविधा मिलेगी। इसकी जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में सभी राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर 5 लाख तक इलाज की सुविधा दी जाएगी। इससे बिहार के राशन कार्ड धारकों को काफी लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सरकार के इस कदम से बिहार के 9 करोड़ लोग हर साल प्रति परिवार 5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने के लिए कवर हो जाएंगे। आपको बता दूं कि वर्तमान में बिहार में 1 करोड़ 9 लाख परिवार इस योजना के अंतर्गत बतौर लाभार्थी सूचीबद्ध है। हालांकि बिहार में सभी राशन कार्ड धारी इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि बिहार के सभी 70 लाख राशन कार्ड धारी परिवार को 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष यानी कि हर साल मुफ्त फ्री में इलाज दिया जाएगा। जब कुछ समय पहले बिहार कैबिनेट ने भी इसे स्वीकृति दे दी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सुपौल, छपरा, सीवान, बक्सर समेत 13 जिलों में स्टेट हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। खबर के अनुसार इस स्टेट हाईवे के निर्माण होने से बिहार के सुपौल, छपरा, सीवान, बक्सर, नवादा, गया, भोजपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले के लोगों को सीधा फायदा होगा तथा इनका आवागमन सुगम हो जाएगा। आपको बता दूं कि विकास आयुक्त की सहमति मिलने के बाद अब वित्त विभाग इसका प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत आर्थिक कार्य विभाग यानी कि डीए को भेजेगा। इसकी सहमति मिलने के बाद एशियन विकास बैंक से कर्ज लेकर के इसका निर्माण किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया में पेट्रोल डीजल का रेट जारी कर दिया है। आज इसी नए रेट से बिहार के इन शहरों में पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाएगी। खबर के अनुसार आज बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है, जब वहीं कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल के दामों में किसी भी तरह की कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम कम भी हुए हैं। जानकारी के माने तो इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल यानी कि पेट्रोल डीजल के दामों में प्रतिदिन तेजी देखने को मिल रहा है, जिसका असर भारत के अलग अलग राज्यों पर दिखाई दे रहा है। इससे पेट्रोल डीजल के दामों में हर दिन बदलाव हो रहा है। हालांकि यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम औसतन स्थिर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने गांव के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। इससे गांव में विकास के कार्य किए जाएंगे और ग्रामीण इलाकों को और बेहतर बनाया जाएगा। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थानों को 1152 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। इसकी जानकारी बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस पैसों से बिहार के सभी गांव लाभान्वित होंगे और गांव में विकास कार्य को पूरा किया जाएगा। इस पैसों को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषद के बीच 70% के अनुपात में वितरित किया जाएगा। सबसे ज्यादा पैसा ग्राम पंचायतों को 806 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि दूसरे नंबर पर पंचायत समितियों को 172 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि जिला परिषद को 172 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, मुंगेर समेत बिहार के सभी जिलों में मुर्गी पालन के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। जहां अगर आप बिहार में मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो फिर आप सरकार से आर्थिक मदद लेकर के मुर्गी पालन के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार मुर्गी पालन योजना के तहत सरकार सभी वर्ग के लोगों को 25% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी, जबकि बिहार राज्य में SC/ST वर्ग के लोगों को मुर्गी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए 35% तक सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दो कि अगर आप 500 से 1000 मुर्गियां रख करके मुर्गी फार्मिंग शुरू करते हैं तो फिर आपको शुरुआत में 2 से 3 लाख रुपए तक खर्च आएगा। इसके लिए आप बिहार सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप बैंक से सस्ती दरों पर लोन भी ले सकते हैं। यदि आप 1000 से अधिक मुर्गियां रख करके फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपको फार्मिंग के लिए कम से कम 5 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद मुर्गी फार्मिंग के बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। आज के समय में मुर्गी फार्मिंग का बिजनेस काफ़ी फायदेमंद माना जा रहा है। इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कोरोना के होते फैलाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। साथ ही साथ अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार में कोरोना के होते फैलाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कहा है कि बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करें कि कार्यालय में बिना मास्क का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सभी कार्यालय प्रधान वैसे सरकारी कर्मी और पदाधिकारी को चिन्हित करें जो अभी तक कोविड का टीका नहीं लिए हैं, जहां उन्हें एहतियात खुराक दिलवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे अरसे के बाद यानी कि लंबे समय के बाद अगले हफ्ते बिहार आ रहे हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही NDA के दूसरे दल भी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा सरकारी है। इस दौरान उनका
कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना आ रहे हैं। वो यहाँ बिहार विधानसभा स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्तंभ का निर्माण 9 जुलाई तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार विधानसभा परिसर में किसी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। ये यात्रा ऐतिहासिक और यादगार होगी। इससे पहले देश में एक नया संदेश जाएगा। हम सबको इस कार्यक्रम का सक्रिय भागीदारी बनना है। विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई की शाम पटना आएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया में शायद ही कोई ऐसा मोबाइल हैंडसेट हो जिसमें व्हाट्सअप इंस्टॉल ना किया गया हो। ऑनलाइन चैटिंग के लिए आज ज़्यादातर लोग व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है। वही व्हाट्सअप भी समय समय पर अपने उपभोक्ताओं के लिए नए नए अपडेट्स ला करके उन्हें तोहफा देता है। आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में व्हाट्सएप का नया अपडेट्स आ सकता है जिसमें डिलीट फॉर एवरीवन के ऑप्शन की समय सीमा में बदलाव हो सकता है। जी हाँ, दरअसल व्हाट्सएप अपने यूजर्स को किसी को मैसेज करने के बाद उस मैसेज को डिलीट करने की भी सुविधा प्रदान करता है। तो आपको मालूम है, जहाँ उस ऑप्शन का नाम है डिलीट फॉर एवरीवन। जहाँ खास बात यह है कि एक निश्चित समय के बाद डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन काम करना बंद कर देता है। जब कोई मैसेज भेजने के कुछ देर बाद इस ऑप्शन पर जाने पर केवल डिलीट फॉर मी की सुविधा नज़र आती है। मतलब कि भेजे गए मैसेज को आप सामने वाले यूजर्स के लिए डिलीट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अब जो ताज़ा खबर सामने आ रही है कि व्हाट्सएप कंपनी डिलीट फॉर एवरीवन मैसेज की टाइम समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है। यानी कि मैसेज को बहुत देर बाद भी आप डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लोग हेडफोन लगा करके म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। मेट्रो, बस, ट्रेन और फ्लाइट्स में ऐसे नज़ारे दिखना आम बात है। जहाँ हेडफोन लगा करके म्यूजिक सुनने का शौक हमारे कानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लंबे समय तक तेज आवाज़ में म्यूजिक सुनने से आपको हेयरिंग लॉस जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। ये बात फ्रांस की एक हालिया रिसर्च में सामने आई है। इससे पहले भी कई रिसर्च और एक्सपर्ट इस तरह के दावे कर चुके हैं। जहाँ फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च यानी कि INSERM की हालिया स्टडी के मुताबिक फ्रांस में बड़ी संख्या में लोग हेडफोन के कारण बहरेपन का शिकार हो रहे हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि स्टडी में कहा गया है कि फ्रांस के 25% वयस्क सुनने की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण हेडफोन का अत्यधिक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बिगड़ती लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन और डिप्रेशन भी बहरेपन का कारण बन रहा है। इस स्टडी में 18 से 75 साल तक के 1,86,000 लोगों को शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त करीब 150 करोड़ लोग सुनने की समस्या से जूझ रहे हैं। सन 2050 तक ये आंकड़ा 250 करोड़ होने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में अगर आप भी ज़्यादातर हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसे इस्तेमाल करना बंद कर दें, नहीं तो फिर आपको बाद में सुनने की समस्या हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि कल मुख्य सचिवालय में चली नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। जहां कैबिनेट की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मोहर लगी। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जहां राजधानी पटना और फिर इसके आसपास के इलाकों में वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना के अंतर्गत सरकार ने 115 करोड़ 67 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ पटना नगर निगम के अलावे खगोल, दानापुर, फुलवाड़ी सड़क के साथ साथ राजधानी पटना के अन्य आसपास के इलाकों को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जल्द ठीक होने को लेकर के दुआओं का दौर जारी है। जब लोग अपने चाहते नेता लालू प्रसाद यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने भी अपने चाहते राजनेता के लिए प्रार्थना की है। जी हां, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि लालू यादव की तबीयत बिगड़ने की दुखद खबर मुझे मिली। महादेव आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे, मेरी उनसे प्रार्थना है। इससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने भी बिहार सरकार से लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजने का आग्रह किया था। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार को लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जल्द ठीक होकर के घर लौटें। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया है। वहां उसका इलाज जारी हो चुका है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में रिकॉर्ड हासिल किया है, जहां इस साल जनवरी से जून महीने के बीच 65,000 से भी अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गंभीर मामले, शराबबंदी कानून के उल्लंघन समेत कई आपराधिक कार्य करने वाले अपराधी शामिल है। शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में एंटी लिकर टास्क फोर्स ने जनवरी 2020 के बीच 31,634 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब बिहार पुलिस की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार पिछले 6 माह में 1369 हथियार और 4780 कारतूस भी बरामद किए हैं। इसमें 249 हथियार और 932 कारतूस जून माह में ही पकड़े गए हैं, जबकि गंभीर आपराधिक मामलों में की गई कार्रवाई में 34,730 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गंभीर अपराधियों में सबसे ज़्यादा 8459 अपराधियों को पटना जिले से गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में नैरोबी मक्खी एसिड फ्लाई के आतंक के बाद अब बिहार के किशनगंज जिले में भी फ्लाई एसिड मक्खी के आगमन से हरकत की स्थिति में है। पश्चिम बंगाल से सटे ठाकुरगंज में इस खतरनाक मक्खी को देखा गया है। हजारों किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीका से निकली ये जहरीली मक्खी सिक्किम के रास्ते उत्तर बंगाल में प्रवेश की और अब इसका असर किशनगंज जिले के सीमावर्ती इलाके में दिखने लगा है। इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है, जहरीली और खतरनाक है। ये एसिड फ्लाई मक्खी इसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति की त्वचा में खुजली वाले चकते होना, आंखों के मसलने के दौरान इसका एसिड अगर आंखों में संपर्क में आ गया तो फिर कुछ देर तक अंधेपन का भी आ जाना इस एसिड फ्लाई का प्रमुख के लक्षण है। जिस पर भी ये मक्खी अटैक करता है पल भर में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। इस जहरीली मक्खी के आशंकाओं को देखते हुए किशनगंज जिले का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में होने का दावा कर रहा है। सिविल सर्जन कौशल किशोर प्रसाद ने बताया है कि इसको लेकर के ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसका उपचार है, जब कोई भी अगर इस मक्खी के संपर्क में शिकार होते हैं तो फिर वह सदर अस्पताल आकर के अपना इलाज करवा सकता है। आपको बता दूं कि पूरे उत्तर बंगाल सिक्किम में नैरोबी मक्खी का प्रकोप फैलने के बाद इस एसिड फ्लाई का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिलीगुड़ी में जहाँ सैकड़ों लोग नैरोबी मक्खी के संपर्क में हैं तो इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। वर्तमान में सिलीगुड़ी शहर के अलग अलग क्षेत्र में इस कीड़े ने लोगों पर आक्रमण किया है। दोस्तों बात करते हैं कि नुपुर शर्मा के विवाद का असर बिहार में भी दिख रहा है, जहां प्रशासन की कोशिश है कि इस मामले में किसी प्रकार का विवादित पोस्ट ना शेयर किया जाए। वहीं आरा में एक युवक ने नुपुर शर्मा का समर्थन वाला पोस्ट शेयर कर दिया है, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की और युवक को बीच रास्ते में पीटने लगे। इस दौरान दोनों तरफ से लोगों की भीड़ जमा हो गई और हालात काबू से बाहर हो गया। मामला आरा नगर थाना की रामगढ़िया मोहल्ले का बताया जा रहा है कि दीपक नाम के युवक के द्वारा नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया गया था, जिसके बाद विवाद में दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा दीपक नाम के युवकों को चाय के दुकान पर रोककर मारपीट करने लगे। इस दौरान चाय दुकानदार सोनू के बीच बचाव में आने की कोशिश की तो फिर उससे भी मारपीट किया गया और चाय दुकान में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद यहां बड़ी संख्या में लोगों का जुटान और फिर शुरू हो गया और दोनों समुदाय के लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। पीड़ित चाय दुकानदार सोनू के द्वारा मीडिया को बताया गया है कि दो पक्षों के बीच नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर के विवाद किया जा रहा था, जिसका वो बीच बचाव करने का प्रयास किया गया। जिसके बाद कुछ देर में ही विशेष समुदाय के 30 से 40 लड़के उसके दुकान पर हथियार से लेकर के पहुंच गए और उसके साथ मारपीट किए और हथियार दिखा करके जान से मार देने की धमकी भी दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम एक बार फिर से अपना तेवर दिखाने लगा है। आसमान का पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। रात में उमस तो सुबह तेज धूप से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। जब कहने को तो बिहार में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून सक्रिय हो चुका है, जब कई हिस्सों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। शुरुआती दौर में कई क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश भी हुई है, लेकिन अब इसके बाद बारिश की रफ्तार में कमी आई है। जब मौसम विभाग की माने तो जुलाई में कम बारिश होगी, जहाँ इससे किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई है। इधर बादलों के गायब होने और फिर बारिश के थमने के साथ ही तेज धूप ने एक बार फिर से असर दिखाना शुरू कर दिया है। जब सुबह से तेज धूप होने की वजह से बिहार के करीब सभी हिस्सों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। तपिश बढ़ने से लोगों की परेशानियां फिर से बढ़ने लगी है। जब पसीने वाली गर्मी एक बार फिर से सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने लगा है। मौसम विभाग ने फिलहाल मूसलाधार बारिश की संभावना नहीं जताई है। ऐसे में तापमान में और वृद्धि होने के आसार हैं। जब बिहार में फिर से गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है, अधिकतर क्षेत्र में बारिश न होने और
फिर तेज धूप निकलने की वजह से पारा ऊपर चढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 5 जुलाई को औसतन अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। तापमान में वृद्धि होने से एक बार फिर से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है, जब पूर्व हवा के कारण पसीने वाली गर्मी का असर बढ़ने लगा है। हालात ऐसे हो गए कि सुबह से ही सूर्य चमकने लगता है और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, जब दोपहर होते होते गर्मी का प्रकोप और बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में फिलहाल अच्छी बारिश के आसार कम है। आगामी 9 जुलाई तक बिहार में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इस अवधि के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना ना के बराबर है। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए बिहार में फिलहाल बारिश की संभावना कम ही है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इससे राहत मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव असंतुलित होकर के अपने घर से गिर गए थे। इस घटना में उनके कंधे में फ्रैक्चर आया। इलाज के लिए उन्हें पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार फोन करके लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार फोन से लगातार तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। बताया जाता है कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव के साथ हादसा हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस दिन भी तेजस्वी यादव को कॉल करके दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फोन करके दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को कॉल करके उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का हालचाल जाना। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तेजस्वी यादव से फोन करके बातचीत की। दोस्तों, बात करते हैं कि हाल ही में एआईएमआईएम को छोड़कर के आरजेडी में शामिल हुए 4 विधायकों में से एक सैयद रुकनुद्दीन ने अपनी जान पर खतरा बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। आरजेडी विधायक रुकनुद्दीन ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान पर धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का दोष भी मढ़ दिया है। सैयद रुकनुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अख्तरुल ईमान लगातार अराजकता की बात कर रहे हैं, जिससे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल गड़बड़ हो रहा है। हम सभी ने पार्टी को छोड़ा है। वे अपने कार्यकर्ताओं द्वारा फोन पर धमकी दिलवा रहे हैं, जब वे हमारी लोकेशन को भी खोजवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में नीति की लड़ाई होनी चाहिए। हमने स्वेच्छा से अपने क्षेत्र की जनता और फिर कार्यकर्ताओं से पूछ करके सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने वाली महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत आरजेडी को ज्वाइन किया है। अगर हम लोगों को कुछ होता है तो फिर इसके जिम्मेदार अख्तरुल ईमान ही होंगे। ये बातें सैयद रुकनुद्दीन विधायक ने कही है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को तोड़ करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल की ज़्यादा सीटों को आरजेडी ने तब महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को दिया था, जहां पर महागठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, क्योंकि सीमांचल में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। इसलिए राज्य की नज़र इस क्षेत्र पर हमेशा से लगी रही। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का जो वोट है वह अल्पसंख्यक ही है और आरजेडी को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर था कि अगर ओवैसी की पार्टी आगे बढ़ती है तो फिर उससे अल्पसंख्यक वोट बढ़ सकता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।